रेडी। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आज आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम समझेंगे कि द्वैत प्रकृति का क्या अभिप्राय है। विकिरण तथा द्रव्य दोनों के अंदर तरंग तथा कण के गुण पाए जाते हैं। ये जो दोहरी प्रकृति रखती है, इसी के कारण हम द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा इस अध्याय का कंटेंट होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इस कंटेंट पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, इसको आप देखेंगे। सबसे पहले कंटेंट 1 नंबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में धन आवेशित कण प्रोटॉन और विद्युत उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के बाहरी कक्षाओं में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि परमाणु के भीतर जितना धनावेश होता है, धनावेशित कण होता है, उतना ही ऋण आवेशित कण होता है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार जैसे परमाणु विद्युत उदासीन होता है, एक धातु भी विद्युत उदासीन होता है। हम चर्चा करेंगे कि क्या सामान्य अवस्था में किसी धातु से किसी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालेंगे, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारा धातु जो है क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगाने लगता है, और इलेक्ट्रॉन को पुनः जो है वो आकर्षित करके धातु की सतह के नीचे लेकर के चला आएगा। प्यारे बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य अवस्था में किसी धातु से किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी धातु को अगर किसी प्रकार ऊर्जा मिल जाए तो हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर चले आते हैं। प्यारे बच्चों, हम ये उसमें परिभाषित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया गया वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वह धातु की सतह से बाहर निकल करके आ जाता है, हम उसको धातु का कार्यफलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, धातु के कार्यफलन को फाई नॉट से हम प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, धातु का जो कार्यफलन होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अब हम अध्ययन करेंगे, वो भौतिक घटनाओं की हम अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो है किसी धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। प्यारे बच्चों, हम जैसा कि जानते हैं, हम इसको पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा, ये 3 में से किसी घटना के द्वारा इसको ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। जैसे पहला हम इसको पढ़ेंगे कि जो तापायनिक उत्सर्जन के माध्यम से, दूसरा जो है क्षेत्र उत्सर्जन के माध्यम से, और तीसरा जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के माध्यम से। इन तीनों माध्यमों से इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के पृष्ठ से बाहर निकाला जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी धातु को ताप दे दें तो ताप के कारण उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसको हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी धातु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख करके उस पर 10⁸ वोल्ट मीटर का हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें, तभी हम देखते हैं कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसका अभिप्राय यह है कि हम इसको कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन रखा जाता है तो इससे भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसको हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा जो होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। यदि हम परावैज्ञानिक प्रकाश को
किसी धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कारण भी जो है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। प्यारे बच्चों, इसको हम फ्लैश बोर्ड पर आपको दिखाते हैं। जो विवेचना की गई इसके अनुसार आप देखेंगे हमारा कंटेंट आज का है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन और प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इसमें जो हमने आपको अभी समझाया उस चीज को आप फ्लैश बोर्ड पर आप देखेंगे। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है जो उनकी चालकता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम मापते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे बच्चों, कार्यफलन जो है धातु के गुणों और इनके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि जो धातु का कार्यफलन होता है वह न्यूनतम और अधिकतम मानों के बीच भिन्न भिन्न धातुओं का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है, जिसमें हम देखेंगे सीजियम का न्यूनतम कार्यफलन फाई नॉट = 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जबकि प्लेटिनम का अधिकतम कार्यफलन फाई नॉट = 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्यारे बच्चों, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा निम्न किसी एक भौतिक विधि द्वारा दी जा सकती है। पहला है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, तीसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, हम तापायनिक उत्सर्जन की चर्चा करेंगे कि जब धातु के पृष्ठ को ताप प्रदान किया जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसको हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन है, जब किसी धातु पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर लगाया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे अगले टर्म्स का, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला हमारा कंटेंट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने परीक्षण किया। प्यारे बच्चों, हर्ट्ज ने जो है स्फुलिंग विसर्जन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की। प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब उत्पत्ति हर्ट्ज कर रहे थे तो उन्होंने यह देखा कि अपने अन्वेषण में उन्होंने देखा और प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से परावैंगनिक प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रॉनों पर उच्च वोल्टता स्फुलिंग होता है। प्यारे बच्चों, आप समझेंगे कि हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के माध्यम से स्फुलिंग विसर्जन के माध्यम से उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। जब वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज कर रहे थे तो उन्होंने अपने अन्वेषण में प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से परावैंगनिक प्रकाश के द्वारा अगर हम प्रदीप्त करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉनों पर उच्च वोल्टता स्फुलिंग होने लगता है। ये उच्च वोल्टता स्फुलिंग का मतलब डिस्चार्ज अधिक होता है। ये क्यों होता है, इसकी व्याख्या जो है हर्ट्ज नहीं कर पाया प्यारे बच्चों। तो इसको आगे बढ़ाते हुए दूसरे वैज्ञानिक आए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए। उनका नाम था हॉल-वॉक्स तथा लिनॉर्ड। हॉल-वॉक्स और लिनॉर्ड के परीक्षण को हम प्यारे बच्चों हम समझेंगे कि हॉल-वॉक्स और लिनॉर्ड का परीक्षण जो है क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देखेंगे हॉल-वॉक्स और लिनॉर्ड के परीक्षण को समझने के लिए हमारे पास एक फिगर है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। हॉल-वॉक्स तथा लिनॉर्ड ने एक कांच की नली को लिया। इस कांच की नली में 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड उन्होंने लिया और इस कैथोड और एनोड को एक उच्च विभव की बैटरी से एक माइक्रो एमीटर के माध्यम से जोड़ दिया। माइक्रो एमीटर माध्यम से अगर हम जुड़ते हैं तो माइक्रो एमीटर जो है सूक्ष्म धारा का क्या करता है, मेजरमेंट करता है प्यारे बच्चों। परावैंगनिक प्रकाश को जब हॉल-वॉक्स तथा लिनॉर्ड ने
कैथोड किरणों पर डाला तो उन्होंने देखा कि बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात माइक्रो एमीटर विक्षेपित हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है। जो ही परावैगनी प्रकाश को कैथोड किरणों पर डालना बंद करते हैं तो वो देखते हैं कि माइक्रो एमीटर विक्षेपित नहीं होता, अर्थात बाह्य परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं बढ़ती है। प्यारे बच्चों, यह उन्होंने निजर किया कि अगर हम परावैगनी प्रकाश को डालते हैं तो बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा बहती है, अगर परावैगनी प्रकाश को कैथोड पर डालना बंद कर देते हैं तो देखते हैं कि बाह्य परिपथ में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे एक अन्य प्रयोग में हॉलबॉक्स तथा लिनॉर्ड ने एक जिंक की ऋण आवेशित प्लेट को लिया। इस जिंक की ऋण आवेशित प्लेट को उन्होंने एक विद्युतदर्शी के माध्यम से जोड़ दिया। उसके बाद उस जिंक की ऋण आवेशित प्लेट पर परावैगनी प्रकाश को हॉलबॉक्स तथा लिनॉर्ड ने डाला। परावैगनी प्रकाश को जब डाला तो उन्होंने यह देखा कि जो ऋण आवेशित जिंक की प्लेट थी वो अनावेशित हो गई। उसके बाद उन्होंने अनावेशित किसी प्लेट पर जब परावैगनी प्रकाश को डाला तो देखा कि वो धनावेशित हो गई। पुनः जो है उन्होंने धन आवेशित प्लेट पर जब डाला तो देखा और भी ज्यादा धन आवेशित हो गई। प्यारे बच्चों, हॉलबॉक्स तथा लिनॉर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी धातु की प्लेट कैथोड पर जब हम परावैगनी प्रकाश को डालते हैं तो सभी ऋण आवेशित विद्युत कण प्लेट से बाहर निकल जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसको हम फ्लैश बोर्ड पर देखेंगे कि कैथोड पर परावैगनी प्रकाश किरणों को आपतित करने पर लिनॉर्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। जैसे ही परावैगनी प्रकाश किरणों को रोका गया वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन प्रेक्षणों से ज्ञात होता है कि निर्वातित कांच की नली में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा प्रवाह होता है। इस प्रकार उत्सर्जन के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। हॉलबॉक्स ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका को एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया। उसने प्रेक्षित किया कि पट्टिका पर परावैगनी प्रकाश डाला गया तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब अनावेशित जिंक पट्टिका को परावैगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका पर परावैगनी प्रकाश पुनः किरणित किया गया तो यह और अधिक धनावेशित हो गई। प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकला कि परावैगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम इसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्यारे बच्चों, हॉलबॉक्स तथा लिनॉर्ड ने अपने प्रायोगिक परीक्षण में यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी परावैगनी प्रकाश को किसी धातु के पृष्ठ पर हम डालते हैं तो उसके कैथोड से सभी ऋणावेशित कण बाहर निकल जाते हैं। आगे चल करके जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब इसी को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया इन ऋणावेशित कणों को तथा यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्यारे बच्चों, अगला टर्म्स हम यहां अध्ययन करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में हम स्टडी करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश की तीव्रता का, विभव का, आवृत्ति का। इन तीन कंटेंट का हम इसमें प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि जब परावैगनी प्रकाश को किसी कैथोड पर हम डालते हैं तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और जिससे बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है। अब यह वैद्युत धारा किन किन कारकों पर प्रभावित होती है उसका यहां हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम प्रायोगिक इस चित्र के माध्यम से सबसे पहले विस्तार से इसका हम अध्ययन करते हैं जो हॉलबॉक्स ने, लिनॉर्ड ने जो प्रायोगिक अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों,
इसमें कांच की एक नली होती है। इस नली के ऊपरी सिरे पर ग्वाच या जिसको हम विंडो कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ विंडो लगी होती है, जिससे प्रकाश स्रोत द्वारा हम परावैंगनी प्रकाश को क्या करते हैं, डालते हैं। इस कांच की नली में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं और एक को एनोड कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन इलेक्ट्रोडों को एक ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इस दिक् परिवर्तक के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनों के विभव को बदल सकते हैं, यानी हम कैथोड को ऋण, एनोड को धन और कैथोड को धन और एनोड को ऋण हम दे सकते हैं इस दिक् परिवर्तक के माध्यम से। इसी में प्यारे बच्चों एक माइक्रो एमीटर लगा होता है, जिस माइक्रो एमीटर से हम सूक्ष्म धारा को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी में एक वोल्टमीटर भी लगा होता है, जिससे हम वोल्टेज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आगे प्यारे बच्चों इसी में एक विभव विभाजक भी लगा होता है, और इस विभव विभाजक का भी हम जो है इसको आगे हाई टेंशन उच्च विभव की बैटरी से क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों हम समझेंगे, अभी विभव शून्य है, वोल्टेज हमने नहीं लगाया है, लेकिन परावैंगनी प्रकाश को जब हम कैथोड पर डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन स्वतः ही एनोड की तरफ चले जाते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म धारा इसमें पहले से ही होती है। अब प्यारे बच्चों जब हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष जब हम धन विभव देते हैं और हम प्रकाश को डालते हैं, तो देखते हैं कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जाता है। जैसे जैसे हम वैद्युत विभव को बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बाह्य परिपथ में बढ़ता चला जाता है। प्यारे बच्चों हम समझेंगे, ये जो प्रकाश वैद्युत धारा है, ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर। दूसरा जो है हम देखेंगे कि प्रकाश वैद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है विभव पर और आवृत्ति पर। इन 3 चीजों का हम विवेचना करेंगे। प्यारे बच्चों आप समझेंगे, जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश स्रोत की दूरी को कम करके या ज्यादा करके तीव्रता को बढ़ाई और घटाई जा सकती है। साथ ही साथ ये जो 2 प्लेट दिख रहे हैं, कैथोड और एनोड, इन प्लेटों के बीच वैद्युत विभव को लगा करके हम वोल्टेज को स्थापित करते हैं इसके बीच में। तीसरी चीज प्यारे बच्चों आवृत्ति है। हम जो है भिन्न भिन्न आवृत्तियों को के प्रकाश को हम इस पर क्या करते हैं, इस प्लेट पर एक ही तीव्रता में समायोजित करके हम कैथोड पर क्या करते हैं, डालते हैं। तो इसका प्यारे बच्चों विस्तार से हम इसको अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसलिए उसको उत्सर्जक पट्टिका या उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं। एनोड द्वारा जो है वो आकर्षित किए जाते हैं, तो एनोड को जो है हम एनोड प्लेट जो है उसको आकर्षित करता है। संग्राहक ए को उत्सर्जक सी की तुलना में एक धन विभव पर रखा जाता है, जिससे सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक ए की ओर आकर्षित होते हैं। आपतित किरण की आवृत्ति और त्वरक विभव को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाए, तो हम देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों इसको हम ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि हम यह देख रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले 2 कारकों को हम स्थिर करते हैं, विभव को और आवृत्ति को हम स्थिर कर देते हैं, और हम प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। प्रकाश की तीव्रता को x अक्ष पर और प्रकाश विद्युत धारा को y अक्ष पर हम प्रदर्शित करते हैं, और इनको प्रदर्शित करने के बाद हम जो है प्रकाश की तीव्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की तीव्रता जो है प्रकाश विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की प्लेट से
प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक निष्कर्ष निकलता है कि उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी हम तीव्रता को जैसे जैसे बढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे बच्चों हम अध्ययन करेंगे इसके दूसरे पार्ट का, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव के प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि अभी हमने प्रायोगिक आपको अध्ययन कर रहे थे हम, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हम जो है प्रकाश विद्युत धारा पर हम जो है विभव के प्रभाव को हम पढ़ रहे हैं कि विभव का क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत धारा पर, यह हम प्रायोगिक माध्यम से समझेंगे। हमने कहा था कि अगर प्लेटों के बीच विभव को अगर शून्य रखते हैं तब भी परावैंगनिक प्रकाश अगर कैथोड पर पड़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन उससे क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं और वो एनोड की तरफ चल देते हैं, जिससे परिपथ में कुछ न कुछ धारा होती है। प्यारे बच्चों आप समझेंगे, यहाँ आप देखेंगे हम जो है संग्राही पट्टिका यानी एनोड के विभव को हमने एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया है और प्रकाश की धारा को हमने वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया है। प्यारे बच्चों हम देखेंगे जब हम विभव को शून्य रखते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय प्रकाश विद्युत धारा कुछ न कुछ इसमें होती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है जब विभव आपका शून्य है तो यहाँ कुछ न कुछ उसमें प्रकाश विद्युत धारा है। अब संग्राहिक पट्टिका का मतलब हो गया हम कैथोड के सापेक्ष एनोड को हम धन विभव देते हैं, यानी विभव को बढ़ाते चले जाते हैं, तो देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि प्रकाश हम जो है जैसे जैसे विभव को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है किसी जो है प्रकाश के हम अगर संग्राही पट्टिका के किसी निश्चित मान पर या अधिकतम मान पर हम देखते हैं कि उस मान से अधिक अगर हम विभव को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान अब नहीं बढ़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। प्यारे बच्चों I1 तीव्रता को हमने स्थिर रख करके ग्राफ खींचा है। इस पर हम देखते हैं कि संग्राही पट्टिका के विभव को जैसे जैसे बढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान ग्राफ के माध्यम से देखें बढ़ता जाता है। एक विभव के मान पर उससे ज्यादा अगर हम पट्टिका के विभव को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता है। उस धारा को हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि संग्राही पट्टिका का विभव बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है विभव को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अगर हम कम करते करते प्यारे बच्चों अगर शून्य पर आ जाए तब भी हम देखते हैं कि प्रकाश धारा का मान शून्य नहीं होता विभव को शून्य करने पर। अब जो है हम क्या करते हैं, विभव को शून्य से कम करते हैं। शून्य से कम करने का मतलब विभव को अब हम ऋण आवेशित करते हैं, यानी कैथोड के सापेक्ष एनोड को हम ऋण आवेश देते हैं। तो अब हम ऋण आवेश जब देते हैं तो हम समझेंगे कि वो ऋण आवेशित एनोड इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉनों को वो प्रतिकर्षित करता है तो हम ऋण विभव देखेंगे कि धीरे धीरे जो है एक ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे जिस विभव पर, जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है उसको हम निरोधी विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों फिर से समझेंगे इसको कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। अब प्यारे बच्चों तीव्रता को हम बढ़ा लेते हैं, I2 I3 तीव्रता लेते हैं, यानी I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, यानी I3 की तीव्रता I2 I1 सबसे ज्यादा है। देखते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम तीव्रता को बढ़ा लेते हैं तब भी देखते हैं कि निरोधी विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम तीव्रता को बढ़ाते भी हैं तो निरोधी विभव इसका क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी तीव्रता के बढ़ाने पर हम देखते हैं कि निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको हम फ्लैश बोर्ड पर इसको समझ सकते हैं। प्रकाश विद्युत धारा त्वरक विभव के साथ बढ़ता है। पट्टिका एक को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे अंतक या निरोधी विभव V0 कहते हैं। प्यारे बच्चों जब निरोधी विभव अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा K अधिकतम है
को प्रतिकर्षित करने की अवस्था में हो तो K अधिकतम बराबर EV0 होता है। आप समझेंगे प्यारे बच्चों, जब हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष हम ऋण आवेश देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगता है और उस कंडीशन में अधिकतम ऊर्जा K अधिकतम EV0 के क्या होता है, बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों हम यह देखेंगे कि इस प्रयोग से हमको क्या निष्कर्ष मिला। यदि इस प्रयोग में आपतित विकिरण की एक समान आवृत्ति परंतु उच्च तीव्रता I2 तथा I3 को लें तो संतृप्त धारा का मान तभी हम देखते हैं कि बढ़ जाता है। प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्यारे बच्चों आप ग्राफ में देखे होंगे, हमने तीव्रता को I1, I2 और I3 किया, तब भी उसका निरोधी विभव जो है V0 ही था प्यारे बच्चों। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उसकी जो उच्चतम गति, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की जो उच्चतम गति जुड़ता है आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता को कितना बढ़ाया जाए हम देखते हैं कि V0 वही होता है, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे प्यारे बच्चों हम तीसरे कंटेंट का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों तीसरा जो कंटेंट हमारा है हम देखेंगे निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों निरोधी विभव पर आवृत्ति के प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं तो आपके सामने हम एक ग्राफ ये प्लॉटेड है, आप इसको आप समझेंगे। सबसे पहले संग्राही पट्टिका और प्रकाश विद्युत धारा के बीच एक ग्राफ खींचा गया। संग्राही पट्टिका का विभव का मतलब एनोड का विभव है और प्रकाश विद्युत धारा बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। इसमें जब हम ग्राफ खींचते हैं तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों भिन्न भिन्न आवृत्तियों को लेकर के हम एक ही तीव्रता पर इसको हम समायोजित करते हैं। आप देख सकते हैं ν1, ν2, ν3 भिन्न भिन्न तीव्रता अगर हम लेते हैं तो उनका निरोधी विभव भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ये भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर एक ही तीव्रता को समायोजित करके हम जो है संग्राहिक पट्टिका के विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि संग्राहिक पट्टिका का विभव बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है तथा यह जो है संतृप्त मान तक पहुंचता है प्यारे बच्चों, यानी संतृप्त धारा तक पहुंचता है। अब आप इससे स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि हम संग्राही पट्टिका का विभव बढ़ाते हैं तो भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है प्यारे बच्चों। अब इसको हम फ्लैश बोर्ड पर प्यारे बच्चों देखेंगे कि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V के मध्य हम इस संबंध का अध्ययन करेंगे तो प्रकाश विकिरण की विभिन्न आवृत्तियों पर उपयुक्त एक ही तीव्रता को अगर समायोजित करते हैं तो आपतित विकिरण की विभिन्न आवृत्तियों के लिए संतृप्त धारा एक ही प्राप्त होता है। आपतित विकिरण की उच्च आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा था ν1, ν2, ν3 को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे निरोधी विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। प्यारे बच्चों आगे जो है आपतित प्रकाश से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि आप ग्राफ के माध्यम से आप देखे हैं कि जैसे जैसे आवृत्ति ν1, ν2, ν3 को बढ़ाते हैं तो V01, V02, V03 ऋणात्मक विभव उसका बढ़ता जाता है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा जो है उसकी बढ़ती जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अब प्यारे बच्चों हम अगर दो भिन्न भिन्न धातुओं की आवृत्ति को लेकर के आपतित विकिरण की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ग्राफ ये बताता है कि ν0 से न्यूनतम अगर आवृत्ति है तो किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित नहीं होता है। इस हम ग्राफ जो प्लॉट किए हैं प्रयोग के आधार पर इसकी हम विवेचना हम प्यारे बच्चों इसके आधार पर हम कर सकते हैं। यदि हम भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति और संबंधित विरोधी विभव के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इन प्रेक्षणों से हमको दो तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा
आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता परिवर्तित होती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा है, यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू के लिए अंतक आवृत्ति न्यू 0 से कम है तो कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। प्यारे बच्चों, हम देहली आवृत्ति को समझेंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं, और यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। प्यारे बच्चों, आगे हम इस आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के हम नियम का अध्ययन करेंगे कि जो हमने अभी यह प्रायोगिक रिजल्ट पाया, और इसी रिजल्ट को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहे जाते हैं। पहला, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति अंतक आवृत्ति होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों न हो। देहली आवृत्ति के ऊपर निरोधी विभव अथवा तुल्यता उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता बढ़ती है, परंतु यह इसकी तीव्रता से क्या है, स्वतंत्र है। प्यारे बच्चों, चौथा हम यह कह सकते हैं, आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो बिना काल पश्चात के तत्काल प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। यानी धातु की प्लेट पर जो ही हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, बिना समय पश्चात का तुरंत जो है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम समझ रहे होंगे कि प्रकाश प्रायोगिक जो रिजल्ट आए उससे जो है ये 3 परिणाम जो प्राप्त हुए, 4 परिणाम उसको आपको दिया गया, जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहे गए। प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश की तरंग सिद्धांत का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम समझेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसको हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले इसको हम नोटिस करते हैं कि प्रकाश तरंग चित्रण के माध्यम से व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई। प्यारे बच्चों, हम समझेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश तरंग सिद्धांत को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर यह हमारा टर्म्स जो है लास्ट टर्म है, इसको हम समझ रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हम समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश के तरंग चित्रण के माध्यम से व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, परंतु प्रकाश तरंग के चित्रण के माध्यम से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो आगे हम जो है प्यारे बच्चों, इस कंटेंट के बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे